नमस्कार दोस्तों, भूतिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज रात हम उस त्यौहार का असली चेहरा देखेंगे जिसे दुनिया खुशियों का प्रतीक मानती है, क्रिसमस। वो रात जब बच्चे अपनी रजाई में दुबककर इस उम्मीद में सोते हैं कि कोई आएगा, लाल कपड़ों में सफेद दाढ़ी वाला वो बूढ़ा आदमी और उनके लिए तोहफे लाएगा। लेकिन सोचिए, अगर उस लाल रंग का मतलब खुशी नहीं बल्कि खून हो तो, अगर उसकी बोरी में खिलौने नहीं बल्कि तड़पती हुई रूहें हो तो। आज की कहानी शिमला की बर्फीली वादियों में दबे एक ऐसे राज की है जहां सांता क्लॉस तोहफे नहीं बल्कि मौत बांटने आता है। अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए और अगर आपके घर में चिमनी है तो उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि आज रात वो आने वाला है। कहानी शुरू होती है शिमला शहर से मीलों दूर घने जंगलों के बीच बने एक पुराने अनाथ आश्रम शांति निवास से। तारीख थी 24 दिसंबर। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर बर्फ का ऐसा तूफान आया था कि मानो आसमान और जमीन एक हो गए हों। हवा किसी रोती हुई चुड़ैल की तरह चीख रही थी, साए साए। वो पुरानी इमारत हवा के थपेड़ों से थर थर कांप रही थी। खिड़कियों के शीशे ऐसे खड़क रहे थे जैसे हजारों अदृश्य हाथ उन्हें बाहर से पीट रहे हों। आर्यन, जो वहां का केयरटेकर था, हॉल में अंगीठी के पास अकेला बैठा था। 30 साल का आर्यन आज रात बहुत बेचैन था। बिजली सुबह से गुल थी। पूरे हॉल में सिर्फ अंगीठी में जल रही लकड़ियों की मध्यम नारंगी रोशनी थी जो कोनों में छिपे अंधेरे को और भी गहरा बना रही थी। ऊपर की मंजिल पर डॉर्मेट्री में 12 अनाथ बच्चे सो रहे थे, इस उम्मीद में कि सुबह उन्हें सैंटा से गिफ्ट मिलेगा। आर्यन जानता था कि रास्ते बंद हैं, कोई नहीं आएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ चीजें रास्तों से नहीं बल्कि अंधेरे के सायों से आती हैं। अचानक हॉल के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे पर एक आवाज हुई। आर्यन चौंक गया। इतनी रात को इस जानलेवा तूफान में कौन हो सकता है? उसने सोचा शायद हवा से कोई टूटी हुई डाल दरवाजे से टकराई होगी। वो वापस अंगीठी की लपटों को घूरने लगा। इस बार आवाज तेज थी। यह हवा नहीं थी, कोई जानबूझकर दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन हाथ से नहीं, किसी भारी और सख्त चीज से। आर्यन अपनी कुर्सी से धीरे से उठा। सन्नाटे में उसकी जूतों की आवाज गूंज रही थी। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडा हाथ रख दिया हो। उसने दरवाजे के पास जाकर कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बाहर हवा का शोर। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके लोहे की भारी कुंडी को सरकाया। कुंडी जंग लगी थी। खुलने पर एक तीखी चू की आवाज हुई जिसने सन्नाटे का सीना चीर दिया। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, बर्फ का एक बर्फीला झोंका सीधा उसके चेहरे पर लगा। ठंड इतनी थी कि लगा खून जम जाएगा। बाहर घुप अंधेरा था, एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी उसकी नजर नीचे दहलीज पर पड़ी। बर्फ के ऊपर एक बड़ा सा बक्सा रखा था, एक गिफ्ट बॉक्स। वो बक्सा लाल रंग के कागज में लिपटा हुआ था, लेकिन वो लाल रंग किसी त्यौहार का चमकीला लाल रंग नहीं था। वो गहरा गाढ़ा लाल रंग था, जैसे सूखा हुआ खून, और उस पर बंधा रिबन सफेद नहीं बल्कि काला पड़ चुका था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बक्से के आसपास ताजी बर्फ पर किसी के आने या जाने के पैरों के निशान नहीं थे। ये बक्सा वहां कैसे आया? आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू उस बक्से से आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की बदबू। न चाहते हुए भी उसने वो भारी बक्सा उठाया और जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। हॉल के बीच में आकर उसने बक्से को अंगीठी की रोशनी के पास रखा। पास से देखने पर आर्यन की रूह कांप गई। वो रैपिंग पेपर जगह जगह से फटा हुआ था और उसके नीचे की लकड़ी पर गहरे खरोंचों के निशान थे, नाखूनों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे बक्से के अंदर बंद किसी चीज ने बाहर निकलने के लिए खरोंचे मारी हों। आर्यन का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से वो काला रिबन खींचा। रिबन खुलते ही ढक्कन हल्का सा हिला। आर्यन ने धड़कते दिल से ढक्कन उठाया। बक्सा खाली था, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं। बक्से की तली में एक काले गाढ़े और चिपचिपे द्रव से कुछ लिखा हुआ था। आर्यन ने झुककर पढ़ा। वहां लिखा था, नॉटी, यानी शैतान। तभी छत के ऊपर से एक जोरदार आवाज हुई। पूरा हॉल हिल गया। आवाज ठीक चिमनी के ऊपर से आई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत पर कूदी हो। आर्यन की नजर ऊपर सीलिंग की तरफ गई। छत की पुरानी लकड़ियां चरमराईं। कोई ऊपर चल रहा था।
ये कदम किसी आम इंसान के नहीं हो सकते थे। वो बहुत भारी थे। हर कदम के साथ छत से धूल और जाले नीचे गिर रहे थे। आर्यन पीछे हट गया। उसकी सांसें अटक गईं। वो कदम चिमनी की तरफ बढ़े और फिर अंगीठी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। कालिख और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरे। छन छन छन। ये घुंघरू की आवाज़ थी, सैंटा की स्लेज के घुंघरू। लेकिन ये आवाज़ मीठी नहीं थी। ये भारी, डरावनी और जंग लगी हुई लोहे की आवाज़ थी, जैसे जंजीरें घिसट रही हों। अचानक अंगीठी की आग बुझ गई। एक पल में पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़कियों से आती हुई बिजली की कौंध कभी कभी हॉल को रोशन कर रही थी। उसी पल आर्यन ने देखा कि चिमनी के अंदर से धुआं नहीं, बल्कि एक काला और विशाल सा साया बाहर निकल रहा है। वो साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी लंबाई कम से कम 7 फीट थी। उसका शरीर बेडौल और भारी भरकम था। उसने सेंटा क्लॉज का सूट पहना था, लेकिन वो सूट मैला कुचैला था। उस पर खून और कीचड़ के धब्बे थे। उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी, जिसमें मरे हुए कीड़े और कालिख फंसी हुई थी। उसने अपने सर पर वो लाल टोपी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा एक हुड के अंधेरे में छिपा था। उस अंधेरे में सिर्फ 2 चीज़ें चमक रही थीं, 2 पीली भूखी आंखें जो सीधा आर्यन को घूर रही थीं। उस दानव के हाथ में एक बड़ी सी बोरी थी। वो बोरी जमीन पर घिसट रही थी, और वो बोरी हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। आर्यन के मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन डर ने उसकी जुबान को पत्थर बना दिया था। वो खूनी सैंटा धीरे से हंसा, लेकिन ये हंसी किसी दयालु बूढ़े की नहीं थी। ये आवाज़ किसी गहरे कुएं या कब्र से आती हुई लग रही थी, भारी, फटी हुई और शैतानी। उसकी हंसी में दर्द और क्रूरता दोनों थी। उसने आर्यन की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसके भारी बूट फर्श पर पड़े तो लकड़ी का फर्श भी करा उठा। आर्यन पीछे खिसका और एक मेज से टकराया। मेज पर रखा फूलदान नीचे गिरा। इस आवाज़ ने जैसे उस राक्षस का ध्यान भटका दिया। उसने अपना सर टेढ़ा किया, जैसे कोई जानवर अपने शिकार की आवाज़ सुन रहा हो। तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज़ आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज़, शायद चिंटू की। आर्यन भैया, डर लग रहा है। उस खूनी सैंटा का सर तुरंत झटके से ऊपर सीढ़ियों की तरफ घूमा। उसकी पीली आंखें ऊपर के अंधेरे को चीरने लगी। उसे ताज़ा शिकार की गंध मिल गई थी। वो आर्यन को छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा। सीढ़ी चरमरा गई। आर्यन समझ गया, ये चीज़ उन बच्चों के लिए जा रही है। उसके अंदर के डर पर उसकी ममता हावी हो गई। उसने पास पड़ी अंगीठी की लोहे की छड़ उठाई और पागलों की तरह उस राक्षस के पीछे भागा। वो सैंटा सीढ़ियों के बीच में था। आर्यन ने पूरी ताकत से वो लोहे की छड़ उसके पैर पर दे मारी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी ठोस चट्टान या लोहे के खंभे पर वार किया हो। उस आकृति को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे से मुड़ा। बिजली कड़की और उस रोशनी में आर्यन ने उसका चेहरा देखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ गला हुआ मांस था। नाक की जगह 2 काले छेद थे और मुंह की जगह सड़े हुए नुकीले पीले दांतों की एक कतार थी। उसने अपना एक बड़ा सा पंजों वाला हाथ उठाया और बिजली की रफ्तार से आर्यन का गला पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने आर्यन को हवा में ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई कपड़े की गुड़िया हो। आर्यन हवा में पैर पटकने लगा। उसका दम घुट रहा था। उस राक्षस के मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आर्यन के चेहरे पर लग रही थी। उसने आर्यन को सीढ़ियों से नीचे हॉल के फर्श पर फेंक दिया। आर्यन जमीन पर गिरा। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो राक्षस अब तेजी से, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। आर्यन घिसटता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से सिर्फ हवा निकली। ऊपर बच्चों की डॉर्मिट्री का दरवाज़ा बंद था। वो राक्षस दरवाजे पर पहुंचा। आर्यन जमीन पर पड़ा बेबस होकर देख रहा था। उस खूनी सैंटा ने अपना काला नुकीले नाखूनों वाला हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। अंदर बच्चे सो रहे थे, बेखबर की मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। दरवाज़ा हल्का सा खुला। अंदर से बच्चों की सांस लेने की धीमी आवाज़ आ रही थी। वो राक्षस अब अंदर जाने ही वाला था। दोस्तों, रुकिए। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले, क्या आर्यन उन मासूम बच्चों को उस शैतान से बचा पाएगा? अगर आपको भी ऐसे भूतिया कहानी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह भी हर रात कहानी सुनकर कांप जाए, तो भूतिया पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि असली डर, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना अगली बार सैंटा आपके दरवाजे पर बिना घंटी बजाए आ जाएगा। चलिए,
वापस चलते हैं शांति निवास के उस खौफनाक मंजर में। दरवाजा पूरा खुला। वो विशाल काला साया डॉर्मेट्री के अंदर दाखिल हुआ। आर्यन अपनी टूटती हुई हिम्मत को बटोर कर खड़ा हुआ। दर्द उसके पूरे शरीर में था, लेकिन बच्चों की फिक्र उसे खींच रही थी। वो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। वो राक्षस एक बच्चे के बिस्तर के पास खड़ा था। वो बिस्तर चिंटू का था, जो सबसे छोटा था, सिर्फ 6 साल का। चिंटू गहरी नींद में था, शायद किसी मीठे सपने में खोया हुआ। वो खूनी सैंटा अपनी उस गंदी बदबूदार बोरी का मुंह खोल रहा था। बोरी के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसमें से अजीब सी गुर्राहट और फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। उसने अपना लंबा हड्डियों वाला हाथ चिंटू के मासूम चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसके लंबे काले नाखून चिंटू के गाल को छूने ही वाले थे। रुक जाओ, आर्यन चिल्लाया। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक रक्षक का क्रोध था। वो राक्षस रुका। उसने अपनी गर्दन पूरी तरह घुमाकर आर्यन को देखा। आर्यन ने अपनी जेब से अपना सिगरेट लाइटर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने लाइटर जलाया और पास ही खिड़की पर लटके हुए पुराने सूती पर्दों में आग लगा दी। पर्दा पुराना और सूखा था। आग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कमरे में तेज रोशनी फैल गई। आग की लपटें ऊपर उठने लगीं। रोशनी को देखकर वो राक्षस पीछे हटा। उसे रोशनी और गर्मी पसंद नहीं थी। वो गुस्से में गुर्राया। ये आवाज़ किसी शेर की दहाड़ जैसी थी, लेकिन उसमें इंसानी दर्द और चीखें भी मिली हुई थीं। यहां से चले जाओ। आर्यन ने जलता हुआ पर्दा, जो अब नीचे गिर चुका था, एक लकड़ी के डंडे से उठाया और उस राक्षस की तरफ फेंका। जलते हुए कपड़े उसके गंदे सैंटा सूट पर गिरे। उसके सूट ने आग पकड़ ली, लेकिन वो जला नहीं। वो पिघलने लगा, जैसे वो किसी मोम और जमे हुए काले खून से बना हो। बदबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो राक्षस आर्यन की तरफ लपका। आर्यन जमीन पर गिर गया। वो भारी भरकम साया आर्यन के ऊपर आ गया। आर्यन ने उसकी लाल अंगारों जैसी आंखों में देखा। उस पल आर्यन को महसूस हुआ कि ये कोई भूत नहीं, ये बरसों की नफरत, अकेलेपन और अंधेरे का रूप है। उस राक्षस ने अपने दोनों हाथ आर्यन के सर के दोनों तरफ रखे। वो आर्यन का सर कुचलने वाला था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद किया। तभी अचानक चर्च की घंटी बजी। रात के 12 बज चुके थे। क्रिसमस शुरू हो चुका था। पहाड़ी के नीचे बने चर्च की घंटी की आवाज तूफान को चीरती हुई आई। जैसे ही घंटी बजी, वो राक्षस तड़पने लगा। उसने अपने कान पकड़ लिए और चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं बनने लगा, काला गाढ़ा धुआं। उसने एक आखिरी बार आर्यन के चेहरे पर देखा, एक ऐसी नजर जो कह रही थी, मैं वापस आऊंगा, और फिर चिमनी की तरफ खींचा चला गया। 12वीं घंटी के साथ वो काला धुआं चिमनी के रास्ते वापस ऊपर खिंच गया। एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़कियां जोर से खुली। बाहर से ताज़ी बर्फ अंदर आई और उसने कमरे में लगी आग को बुझा दिया। सब कुछ शांत हो गया। डॉर्मिटरी में अब सिर्फ बच्चों के सांस लेने की आवाज़ और आर्यन की तेज धड़कनें थीं। बच्चे अभी भी सो रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि मौत उन्हें छू कर गुजरी थी। आर्यन वहीं जमीन पर लेटा रहा, हांफता हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या वो चला गया? सुबह हुई। तूफान थम चुका था। सूरज की किरणें ताज़ी गिरी हुई सफ़ेद बर्फ पर पड़ रही थी। सब कुछ कितना पवित्र और शांत लग रहा था। बच्चे उठे। वो खुश थे कि आज क्रिसमस है। आर्यन ने अपने घावों को छिपाया और मुस्कुराते हुए उन्हें मेरी क्रिसमस कहा। उसने उन्हें गले लगाया। वो जानता था कि उनकी जान बचना ही सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन जब आर्यन बाहर अहाते में निकला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को हमेशा के लिए हिला दिया। छत के ऊपर चिमनी के पास बर्फ एकदम सफ़ेद थी। कोई पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन चिमनी के मुंह पर एक लाल रंग का रिबन बंधा हुआ था, वही रिबन जो उस बदबूदार बक्से पर था। और जब आर्यन ने ध्यान से देखा तो चिमनी के पास वाली दीवार पर ताज़े लाल खून से कुछ लिखा हुआ था। खून अभी भी गीला था और टपक रहा था। वहां लिखा था, सी यू नेक्स्ट ईयर, अगले साल मिलते हैं। आर्यन वहीं घुटनों के बल बर्फ पर गिर गया। ठंडी हवा फिर से चलने लगी थी
और हवा के उस शोर में जंगलों की तरफ से उसे बहुत धीमी सी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कहते हैं शिमला का वो अनाथ आश्रम आज भी वहीं है, लेकिन अब वहां कोई रहता नहीं है। आर्यन उन बच्चों को लेकर उसी दिन वहां से चला गया था, मगर स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल 24 दिसंबर की रात को उस वीरान इमारत से धुआं निकलता है, और अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में लोहे के भारी घुंघरू और जंग लगी जंजीरों की आवाज आती है। आज रात सोने से पहले अपने दरवाजे की कुंडी चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको छत पर कदमों की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी देखने मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो सांता क्लॉज हो, लेकिन उसकी बोरी में खिलौने नहीं होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और रूह कपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अंधेरे से दूर रहे। शुभ रात्रि। अगर नींद आए तो।